हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। इससे पहले वाले जो वीडियो थे उस पे हम लोग राइबोसोम तक बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ये सब भी डिस्कस किए थे, राइबोसोम और जो हमारा प्लास्टिड है और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। और उसमें हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी डिस्कस किए थे, लाइसोसोम्स और ये गोल्गी एपरेटस के बारे में। और ये हमारा लास्ट वीडियो है जिसपे हम लोग अब जो इसका बचा हुआ जो पार्ट है, जैसे साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, इस सब के माइक्रोबॉडीज, इस सब के बारे में बात करके, क्रोमोसोम, इसके बारे में सब बात करके इस वीडियो को इस सेल वाले चैप्टर को यहाँ पे आज एंड कर लेंगे। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता है, स्पेशली यहाँ साइटोस्केलेटन से जो स्टार्ट होता है कि चीज़ें यहाँ पे कैसे काम कर रही है, सिंगलेट डबलेट। तो आज हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो पे और इस वाले चैप्टर को यहाँ पे एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साइटोस्केलेटन, अब इससे पहले इस वर्ड को ही देख लेते हैं कि साइटोस्केलेटन मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है। तो सीधी बात है, दो वर्ड है यहाँ पे, साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब, अगर हिंदी में मैं एक तरह से बोलूँ तो ढांचा। ढांचा इसको बोल सकते हैं। जैसे हमारे शरीर का स्केलेटन सिस्टम है, तो हमारे शरीर का एक ढांचा टाइप से है। अगर हम जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, वही जो रिब्स है यहाँ पे है ना, पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है, वही हमारे शरीर को एक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो एक शेप में रह पाता है, एक शेप ले पाता है, और उसके कारण ही हम मोटिलिटी कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है। तो यही स्केलेटन का यही जरूरत होता है। तो जो हमारा सेल है उसका भी एक स्केलेटन सिस्टम होता है, जिससे वो कि कोलैप्स नहीं होता, जिससे वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखे रहता है हर समय। और जब भी उसको मूव करना होता है सेल को, तो वो उसके थ्रू मूव कर पाता है, या फिर अगर उसके आसपास के किसी मीडियम को मूव करना होता है तो उसके थ्रू वो मूव कर पाता है। ठीक है। तो वही जो है वो हमारा साइटोस्केलेटन है। देखिए, एनसीईआरटी इसको कैसे बोल रहा है कि एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस, देखिए ध्यान रखिए, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। क्या बोल रहा है कि जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन क्या है, जो साइटोस्केलेटन है हमारा, वो क्या है, एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, मतलब फिलामेंट के जैसे स्ट्रक्चर है। फिलामेंट जैसे मतलब ऐसे ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या रख रहा है, तीन चीजें। देखिए, पहला है माइक्रोट्यूबुल, उसके बाद है माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, और दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन तीनों, ये जो तीनों हैं, ये तीनों कैसे हैं, तीनों का स्ट्रक्चर कैसा है, ये तीनों है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस, मतलब प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, प्रोटीनेशियस। ठीक है। और ये तीनों ही मिलके क्या बना रहे हैं, एक तीनों की तीनों कलेक्टिवली मिलके बना रहे हैं साइटोस्केलेटन, या हमारे जो सेल है उसको प्रॉपर एक स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, इस खासकर इस वर्ड्स का। देखिए, इसमें जो माइक्रोट्यूबुल है, जो माइक्रोफिलामेंट है और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, हमको इसमें माइक्रोट्यूबुल को ही अच्छे से पढ़ाई करना है। ये हमारा पार्ट है, डिटेल में पढ़ाई करना है इसमें। ठीक है, ये हमारा थोड़ा डिटेल में है। और जो माइक्रोफिलामेंट है और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये उतना डिटेल में नहीं है। ठीक है। इसमें माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटा होता है, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट, और फिर आता है हमारा माइक्रोट्यूबुल। ये सबसे, ये थोड़ा बड़ा टाइप का, डायमीटर अलग अलग होता है। अगर हम इतना पतला मान ले एक को, तो ये हमारा माइक्रोफिलामेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम थोड़ा इसको थोड़ा इतना मोटा मान ले ऐसे, तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट हो जाएगा। और अगर अच्छा खासा मान ले तो ये हमारा माइक्रोट्यूबुल हो जाएगा। हमको इसको ही पढ़ना है। ठीक है। तो ये बात हमने देख लिया। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि द साइटोस्केलेटन, क्या बोल रहा है, दिस दी cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of shape of cell, जो कि मैं पहले बोला था। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, मोटिलिटी एंड सपोर्ट, मेंटेनेंस शेप ऑफ सेल प्रोवाइड करता है। तो ये साइटोस्केलेटन का पार्ट, साइटोस्केलेटन का काम है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना इजी है। अब हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि सिले फ्लैजेला के बारे में बात कर रहा है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग सिले फ्लैजेला के बारे में पढ़ने के बाद देखेंगे। ठीक है, कि ये जो स्ट्रक्चर जो है ये क्या बताना चाह रहा है, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, पहले हम सिले फ्लैजेला के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सिलिया जो कि कहाँ से आ रहा है, सिंगुलर में सीलियम से आ रहा है, और फ्लैजेला जो कि सिंगुलर फ्लैजेलम। फ्लैजेलम मतलब एक फ्लैजेला, और सिलियम मतलब एक सिलिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिलिया बोला हुआ है, मतलब मल्टीपल बात कर रहा है, सिलिया फ्लैजेला। तो क्या बोल रहा है कि सिलिया एंड फ्लैजेला आर
hair like outgrowths of the cell membrane. Cilia are small structures which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. देखो क्या बोल रहा है, पहले यहाँ पे सीलिया के बारे में पढ़ लेते हैं. देखिए सीलिया ऐसे ऐसे बोल दिया और ऐसे फ्लैजेला बोल दिया, ऐसे में अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, तो सीलिया फ्लैजेला का वो बात कर रहा है. तो सीलिया जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है यहाँ पे अच्छे से ध्यान ले लेते हैं. ये सीलिया जो है वो हमेशा यूकैरियोटिक में मिलेगा. ठीक है, और जो फ्लैजेला मिलेगा ये यूकारियोटिक प्लस प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलेगा. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है. दूसरा बात ये है इसकी जो सीलिया है ये सिंगल प्लस मल्टी सेलुलर दोनों पे मिलेगा, मल्टी सेलुलर पे भी मिलेगा ये. ठीक है, पर जो फ्लैजेला है वो हमेशा सिंगल सेल ऑनली, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल में ही मिलेगा. एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है जैसे स्पर्म सेल. ठीक है, जैसे स्पर्म सेल होता है उसमें ये चीज़ मिलता है. ठीक है, फ्लैजेला जो है देखते हैं, हम जानते हैं इस बात को. लेकिन जो सीलिया है वो सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर दोनों में मिलेगा. जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया में ये चीज़ मिल जाता है. अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो जो हमारा ट्रेकिया है उस ट्रेकिया में यहाँ पे सीलेटेड इपिथेलियम आ जाता है जो कि हमारा म्यूकस को मूव करने का काम आता है. ठीक है, तो ये सीलिया का एग्जांपल है. फ्लैजेला कभी भी मल्टी सेल में नहीं मिलेगा, है ना. लेकिन देखिए मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात नहीं कर रहा हूँ. वो मल्टी सेलुलर मतलब जैसे यहाँ पे सीलिया मिल रहा है यहाँ पे ट्रेकिया के इपिथेलियम में. ठीक है, सिलेटेड इपिथेलियम में. वैसे मल्टी सेलुलर में फ्लैजेला नहीं मिलेगा. फ्लैजेला हमेशा सिंगल सेल में मिलेगा. ठीक है, क्योंकि फ्लैजेला मिल के काम नहीं कर पाता, सीलिया फिर मिल के काम कर पाता है. और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे जो सीलिया है वो कैसे काम करता है, ओर के जैसा मूवमेंट करता है. कैसा, ओर के जैसा. ओर मतलब क्या होता है, मतलब जब हम नाव चलाते हैं, ऐसे नाव जब चलाते हैं तो उसके पास एक चप्पू होता है ऐसे चलाने के लिए. तो जो देखे हैं अगर बड़ा नाव है तो बहुत सारे लोग मिलके चलाते हैं, बहुत सारा बोट रेस होता है उसमें भी ऐसे साथ में चला रहे होते हैं, है ना. तो ये जो है इसके लोग जैसे मूव करते हैं ऐसे एक डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं ओर मूवमेंट, है ना. तो वो जो सीलिया है ये ऐसे, इसीलिए ये मल्टी सेलुलर में भी मिल जाता है क्योंकि सबके सब एक डायरेक्शन में मान लीजिए ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे, तो ऐसे सीलिया काम कर सकता है. फ्लैजेला ऐसे काम नहीं करता है, वो अकेला ही काम करता है, इसलिए वो हमेशा सिंगल सेल में मिलता है. ठीक है, तो इसका ओर लाइक मूवमेंट होता है. चौथा चीज क्या करता है, ये सेल प्लस सराउंडिंग दोनों को मूव करता है. ठीक है, ये सेल और सराउंडिंग दोनों को मूव करता है. जो फ्लैजेला होता है ये सिर्फ और सिर्फ सेल को मूव करता है, सराउंडिंग को मूव नहीं कर पाता. जो इसका जो जिस मीडियम में होता है, जैसे कि नाव पानी में है तो जब हम जिसको ओर लाइक मूवमेंट करेंगे उसका चप्पू चलाएंगे तो नाव भी आगे जाएगा प्लस जो पानी है वो भी मूव करेगा. लेकिन जो फ्लैजेला है वो सराउंडिंग को मूव नहीं कर पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद को मूव कर पाता है, सेल को मूव कर पाता है जिसमें से उगा हुआ है फ्लैजेला जो है. ठीक है, अब ये सब बातें मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी अच्छे से. अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये सब उगता कैसे. मान लीजिए मतलब बना कैसे होता है. मान लीजिए ये सेल है तो यहाँ से ये ऐसे बना होगा, ये मान लीजिए ये फ्लैजेला है. ठीक है, तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम लिख देता हूँ. तो देखिए ये जो पीएम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही देखिए आगे कैसे ग्रोथ कर लिया है. और यहाँ से इसका एक बेसल बॉडी होता है और यहाँ से ये जो फ्लैजेला है ये बाहर निकला होता है. एक प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर होता है, एक आउटग्रोथ टाइप का होता है. ठीक है, जो कि सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है. फ्लैजेला जो है यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक दोनों में अलग अलग होता है. जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें हमारा क्या क्या होता है, बेसल बॉडी होता है, उसके बाद हमारा हुक होता है और उसके बाद होता है हमारा फिलामेंट. ठीक है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक में. लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में कैसे होता है, हमारा बेसल बॉडी होता है और उसके बाद सीधा हमारा फिलामेंट आ जाता है, उसमें हुक नहीं होता यूकैरियोटिक सेल में. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में. ठीक है, तो ये था हमारा सीलिया के बारे में और ये था हमारा फ्लैजेला के बारे में, जितनी चीज़ें हमको जाननी है. ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें है पर हमको इतना ही जानना है क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ सीलियम और द फ्लैजेलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम. Possesses a number of microtubules running parallel to long axis. The axoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules. ये सब क्या बोल रहा है अभी हम जब डायग्राम देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है,
अभी हम डायग्राम देखेंगे तब इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, अभी रीड कर लेते हैं। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स, such an arrangement of exonymal microbodies is referred to as the 9+2 array. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by central sheath. अभी चलो इतना पढ़ लिए, अब हम इसको आगे स्ट्रक्चर में देखने का समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले इस चीज़ को देखिए, जैसे ये जो हमारा सेल है, ठीक है, और यहाँ से ये जो है ये हमारा निकला फ्लैजेला। ठीक है, तो यहाँ से फ्लैजेला निकला, तो ये वाला, ये तो जो वॉलेट वाला है वो जो है हमारा क्या है, वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये है हमारा क्या, एक्सोनीम। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये है हमारा बेसल बॉडी। ये मैं कौन सा वाला फ्लैजेला बना रहा हूँ, ध्यान रखिए, ये मैं बना रहा हूँ यूकैरियोटिक फ्लैजेला। क्यों? क्योंकि इसमें हुक नहीं है, अगर हुक होता तो ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला हो जाता है। ठीक है, ये मैं यहाँ से ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ये नया पार्ट है, मैं यहाँ से यूकैरियोटिक फ्लैजेला बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये तो फ्लैजेला का ऊपर से बात हो गया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस कट वाले पार्ट को यहाँ से देखना चाहता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये जो पार्ट हो गया, जो कोर वाला पार्ट हो गया, ये है एक्सोनी में। अब मैं इसको डिटेल में स्टडी करूंगा। ठीक है, ये एक्सोनी में हो गया और ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस एक्सोनीमी को अब हमको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो फोटो है, जो टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन, ये उसी एक्सोनीम का डिटेल वर्जन है, जिसको हमको ध्यान से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो हमारा हो गया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, ये आ गया यहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल डबलेट्स। अब ये क्या हुआ, देखिए जो हमारे माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, मैं यहाँ पे बताया था कि जैसे ये छोटा वाला हो गया माइक्रोट्यूबुल, सॉरी छोटा वाला हो गया माइक्रोफिलामेंट, और ये हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट, और ये बड़ा वाला हो गया माइक्रोट्यूबुल। तो ये क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक पहला होता है अलग अलग प्रोटीन की, हम लोग पढ़े थे ना, ये फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। तो जो माइक्रोट्यूबुल है वो अलग अलग टाइप के ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है पर मैं बता दे रहा हूँ, और एक होता है बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, तो ये जो एक सर्कल है यहाँ पे, ये है एक अल्फा और एक बीटा ट्यूबुलिन ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी एक अल्फा और एक बीटा ट्यूबुलिन है। समझ रहे हैं, बीटा, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है माइक्रोट्यूबुल्स है, माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हैं, मतलब दो माइक्रोट्यूबुल करके एक बने हुए हैं, मतलब एक ऐसा माइक्रोट्यूबुल जो कि अल्फा ट्यूबुलिन से बना हुआ है, वो यहाँ पे आया। एक ऐसा माइक्रोट्यूबुल जो कि बीटा ट्यूबुलिन से बना हुआ है, वो यहाँ पे आया। अल्टरनेट आ गए। अब यहाँ अब ऐसे हम लोग के पास टोटल कितने पेयर होते हैं, टोटल 9 हम लोग के पास पेयर होते हैं। अब क्योंकि ये डबल है, यहाँ पे कितने माइक्रोट्यूबुल हैं, 2, एक अल्फा वाला एक बीटा वाला, तो क्या होगा, हम इसको बोलेंगे डबलेट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अल्फा ट्यूबुलिन एक बीटा ट्यूबुलिन आया, तो हम इसको बोलेंगे डबलेट्स। वैसे ही एक अल्फा ट्यूबुलिन एक बीटा ट्यूबुलिन एक डबलेट और हो गया, एक अल्फा एक बीटा एक और डबलेट, एक अल्फा एक बीटा फिर एक डबलेट, ऐसे ऐसे टोटल हम लोग के पास कितने डबलेट्स हैं, हम लोग के पास टोटल है 9 डबलेट्स। समझ गए, 9 डबलेट्स ऑफ व्हाट, ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। जो एक्सोनी में है फ्लैजेला का, उसमें 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स है। ठीक है, अब ये जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं, जो इसको पेरिफेरल क्यों बोल रहा है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स। देखिए, ये जो मान लीजिए ये सर्कल है, तो इसका जो हमारा जो सर्कमफ्रेंस है, मतलब उसके जो आउटर पार्ट है, देखिए जो आउटर पार्ट है बीच में कहीं नहीं है, वो उसके पेरी मतलब क्या होता है, पेरी मतलब होता है चारों तरफ। तो देखिए उसके चारों तरफ कैसे अरेंज हुआ है ना, तो इसीलिए उसका नाम पेरिफेरल है, मतलब थोड़ा बाहर के साइड चारों तरफ। ठीक है, पेरिफेरल और कहाँ पड़ता है, जब हमारा प्लांट सेल आता है ऐसे, तो हम प्लांट सेल में हमारा जो वैक्यूल होता है, पेरिफेरल वैक्यूल, जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है ना। जो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में नहीं होता, वो पेरिफेरल साइड में होता है। तो इसी बात से पेरिफेरल है कि वो आउटर साइड थोड़ा सा चारों तरफ है। ठीक है, तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स जो कि डबलेट्स हैं, क्योंकि 2 माइक्रोट्यूबुल है ना, तो इसलिए डबलेट्स। कितने डबलेट्स, टोटल 9। ठीक है, एक अल्फा एक बीटा वाला। अब ये जो डबलेट्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, किससे, इंटर डबलेट ब्रीड से, इसको लिंकर भी बोलते हैं। ठीक है,
या फिर हम इसको इंटर डबलेट ब्रिज भी बोल सकते हैं। तो ये आपस में जो डबलेट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? इंटर डबलेट ब्रिजेस से। देखिए हर डबलेट जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू, ठीक है। अब ये इंटर डबलेट ब्रिज हो गया। अब जो सेंटर है इसका, सेंटर में क्या है? सेंटर में शीथ है। क्या है ये है शीथ जो कि कवर किया हुआ है, ठीक है। ये शीट कवर किया हुआ है और यहाँ पे है एक सिंगलेट्स। देखिए एक सिंगलेट यहाँ पे है, एक सिंगलेट वैसे ही यहाँ पे है, एक अल्फा का होगा एक बीटा का होगा, ठीक है। यहाँ पे डबलेट नहीं है। सेंटर में सिंगलेट्स हैं जो कि शीट से कवर्ड है और आपस में भी कनेक्टेड है। किससे? यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया हुआ है पर ये क्या है? ये है इंटर सिंगलेट ब्रिज। क्या है? ये है इंटर सिंगलेट ब्रिज, ठीक है। इंटर सिंगलेट ब्रिज से आपस में दोनों सिंगलेट कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे रेडियल स्पोक। अब रेडियल स्पोक क्या है? ये जो रेडियल स्पोक है ये जो है इस जो सिंगलेट्स हैं, जो शीथ है, उससे कनेक्ट किया हुआ है। किसको? जो हमारे डबलेट्स हैं उसको, माइक्रोट्यूबुल को। कौन? रेडियल स्पोक के थ्रू वो कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे हमारा साइकिल होता है तो साइकिल में एक बीच में ऐसा होता है और यहाँ से फिर ऐसे से कनेक्टेड होता है। काहे कनेक्टेड होता है? ताकि बीच से ही जो हमारा जो मान लीजिए कहीं पे गड्ढे में आया तो जो हमारा साइकिल का जो चक्का है वो दब ना जाए, इसलिए स्पोक कनेक्टेड होते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे रेडियल स्पोक है जो कि डबलेट्स को कनेक्ट किए हुए हैं इस सिंगलेट से, इस शीट के थ्रू, ठीक है। तो वो है हो गया हमारा रेडियल स्पोक और सेंट्रल शीट तो मैं बता ही दिया था, ठीक है। तो ये है हमारा डिटेल स्ट्रक्चर उस एक्सोनीमे का जो कि फ्लैजेला में मैंने अभी बताया था इस वाले पार्ट का, ठीक है। जैसे कि ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला का ये रेड वाला पार्ट एक्सोनीम, उसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन कट किए और फिर उसको जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे तो वो पहले ऐसे दिखा, ऐसे, ठीक है। फिर उसी का डिटेल वर्जन मतलब अच्छे से ये बताया गया है, ठीक है। तो जब भी हम फ्लैजेला का बात करें या सीले का बात करें, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लैजेला, ये पेन बदल लेते हैं, किसका बात? फ्लैजेला का बात या फिर सीलिया का बात? फ्लैजेला और सीलिया। तो उसमें कौन सा अरेंजमेंट होता है एक्सोनीमे में? एक्सोनीमे में कौन सा अरेंजमेंट होता है? इसमें होता है हमारा 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 कैसे? जो 9 है ये हमारा क्या है? ये हमारा है डबलेट्स और जो 2 है ये क्या है? ये सिंगलेट्स है, ठीक है। तो डबलेट्स मतलब कितना? 9 डबलेट्स है मतलब कि 18 माइक्रोट्यूबुल, ठीक है। और 2 सिंगलेट्स मतलब 2 माइक्रोट्यूबुल मतलब कि टोटल कितना? टोटल 20 माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है। टोटल जब भी हम फ्लैजेला या सीले का बात करें तो टोटल कितना माइक्रोट्यूबुल हो गया? टोटल के टोटल हो गया 20 माइक्रोट्यूबुल। 9 डबलेट्स मतलब 9 2 18 और 2 सिंगलेट्स मतलब 2 माइक्रोट्यूबुल, टोटल 20 माइक्रोट्यूबुल उसमें होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो क्या है? वो ये है कि जो हमारा माइक्रोट्यूबुल है वो माइक्रोट्यूबुल पहले से क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे पहले बनेगा सीलिया या फ्लैजेला, ठीक है। उसके बाद और क्या बनेगा? सीलिया फ्लैजेला के बाद, सीलिया फ्लैजेला के बाद बनेगा यहाँ पे ये सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल या फिर बेसल बॉडी, और क्या बनेगा? स्पिंडल फाइबर। यहीं पे हमको सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना सीलिया फ्लैजेला में क्या है? 9+2 है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या है अभी देखते हैं। देखिए सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय एमोफस। अच्छा एक मिनट, इसको पढ़ना भूल गए क्या? यहाँ पे हम पढ़ना भूल गए थे, ठीक है। क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजेलम शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड थे। देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम। समझ गए? ये जो कोर है, ये ब्लैक वाला, ये रेड वाला पार्ट, ये एक्सोनीम है। possess a number of microtubules running parallel or to the long axis। देखा हमने कैसे ये पैरेलल एक दूसरे के तो पैरेलल ही रन कर रहे हैं। possess number of microtubules running parallel to long axis। The exoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules।
सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबुल इज रिफर्ड टू एज 9+2 एरे। ठीक है, दी सेंट्रल ट्यूबुल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो enclosed by a center sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke। रेडियल स्पोक के बारे में भी हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद है thus there are 9 radial spokes। thus there are 9 radial spokes। कितने रेडियल स्पोक होंगे? 9 रेडियल स्पोक होंगे। क्यों? क्योंकि 9 डबलेट्स हैं। ठीक है, इसके बाद है द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal bodies। कहाँ से सिलियम फ्लैजेला जो है कहाँ से इमर्ज कर रहे हैं? सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी बेसल बॉडी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है कि जो फ्लैजेला और सिलिया है वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? वो ओरिजिनेट कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, इस बेसल बॉडी का भी 9+0 है अरेंजमेंट होता है। अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस बात को हमने देखा डिटेल में। अब इसको ध्यान से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? दे आर सराउंडेड बाय अमोफस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर in which each has organization like the cartwheel। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। Each of the peripheral fibril is triplet। The adjacent triplet are also linked। The central part of proximal region of the centriole is also proteinaceous, is called the hub। Each is connected with tubule with the peripheral triplets by radial spokes made of protein। The centrioles form the basal body of cilia or flagella। The central form the basal body of cilia, flagella and spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells। देखिए एनसीईआरटी इतना ज़्यादा काम किया है यहाँ पे कि जो इतना इंपॉर्टेंट बात है उसके लिए बताया तो है पर कोई फिगर नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं अच्छे से। देखिए जो सेंट्रियोल है उसका अरेंजमेंट कैसा है? देखिए सबसे पहले ऐसे उसका अरेंजमेंट समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसका जो कोर है वहाँ पे जिसको हम वो हब बोल रहा है वहाँ पे एक प्रोटीन है। ठीक है, इसको वो क्या बोल रहा है? इसको बोल रहा है वो हब। ठीक है, अब हब में क्या हो गया? एक प्रोटीन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ना सिंगलेट है ना डबलेट्स, यहाँ पे है ट्रिपलेट्स। तो वो कैसे ट्रिपलेट्स है? एक ऐसे 9 ट्रिपलेट्स है। 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे 9। ठीक है, ऐसे 9 ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स मतलब 3 मैक्रोट्यूबुल्स है और ये तीनों जो है आपस में ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे जैसे वहाँ पे आपस में कनेक्टेड थे ना वैसे ही यहाँ पे भी कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे कैसे? ऐसे। ठीक है, ऐसे देख रहे इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर अगर हम इसको ऐसे बना लें यहाँ पे तो एक कार्टविल जैसे ऐसे स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद ये जो है जो इनका जो ट्रिपलेट्स है वो हब से भी कनेक्टेड है एक रेडियल स्पोक के थ्रू ऐसे। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये किसका स्ट्रक्चर है? ये सिंगलेट्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो सेंटर है यहाँ पे कोई सिंगलेट्स नहीं है, कोई भी माइक्रोट्यूबुल नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक प्रोटीन है जिसको वो हब बोल रहा है। तो यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट है। ठीक है, ये क्या है? ये हब है जो कि खुद प्रोटीनेशियस है और ये क्या है? ये है ट्रिपलेट्स। ठीक है, ट्रिपलेट्स भी आपस में कनेक्टेड हैं लिंकर्स के थ्रू। और यहाँ पे ये जो वाइट वाले हैं ये क्या है? ये रेडियल स्पोक्स है जो कि ट्रिपलेट्स को किससे जोड़ रहे हैं? हब से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 9+0 अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अगर माइक्रोट्यूबुल की बात करूँ तो 9 इंटू कितना 3 इक्वल टू 27 माइक्रोट्यूबुल है यहाँ पे। कितने माइक्रोट्यूबुल है यहाँ पे? 27। ठीक है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब तो अगर दो सेंट्रियल को हम लोग ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख लेते हैं, ठीक है, तो और उसके ऊपर एक जो है हमारा एक पेरिसेंट्रियोलर मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, पेरिसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, तो जाके इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम।
समझ रहे हैं। इसका इसका तो अब अभी सेंट्रियोल से ही बना हुआ है, तो इसका 9+2 अरेंजमेंट ही होगा। ये जो है ये क्या है व्हाइट वाला पार्ट, ये है पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। क्या ये है हमारा पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो हमारा दो जो परपेंडिकुलर है ये है हमारा सेंट्रियोल, और इसको टोटल कलेक्टिवली हम बोलेंगे सेंट्रोसोम, ठीक है। इसका जो मेन यूज है वो होता है सेल डिवीजन के समय। इसके जो पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स है यहाँ से ऐसे निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं एस्टर, ठीक है। ये हमारा सेल डिवीजन के समय होता है, ये सब फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो इसी बात का बात कर रहा था। हब क्या है, अभी चीज़ आपको समझ में आ चुका है। स्पोक्स भी मैंने समझा दिया, ये भी प्रोटीन का बना हुआ है, याद रखिएगा। सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, 9+2 9+0 दोनों अरेंजमेंट समझा दिया हूँ। अब देखिए वहाँ पे डबलेट था, ठीक है। तो 9+2 था तो टोटल 20 माइक्रोट्यूबुल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट्स है तो अगर 9 है तो टोटल 27 माइक्रोट्यूबुल होंगे। तो इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, ये जो पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स ये जो है ये हमारा एमॉर्फस है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना क्योंकि वो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ध्यान से देखिए यहाँ पे सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बोला हुआ है, या उसी को मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। दोनों के दोनों सेंट्रियोल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और आपस में जब बनने के बाद इनका जो स्पोक है वो कैसा दिखता है, वो कार्टविल अरेंजमेंट है, कार्टविल के जैसे दिखता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। और यहाँ ये जो बना हुआ है कि कौन सा प्रोटीन से बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये भी मैं पहले उसमें भी बता चुका हूँ, इससे पहले वाले में, लेकिन यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसको भी ध्यान से रखना है, ध्यान से याद रखना है, ठीक है। कि किस प्रोटीन से बना हुआ है, वो हमारा बना हुआ है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसमें तो ये इतना ही था। अब आगे चलते हैं। तो देखिए आगे तो न्यूक्लियस आ गया, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं साइटोस्केलेटन के बारे में, कि पहले साइटोस्केलेटन क्या है, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसके बाद हमारा सीलिया फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर था, पहले तो डिफरेंस देख लिए। उसके बाद जो हमारा एक्सोनीम का स्ट्रक्चर था उसको भी अच्छा डिटेल में देख चुके हैं कि क्या चीज़ कैसा है, कितना है। उसके बाद जो हमारा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का जो कॉन्सेप्ट था, इसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एक बार इसको रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, और आगे चल के यहाँ पे हमारा जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, न्यूक्लियस, इसको देखते हैं। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसको भी ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग, ठीक है। देखिए बेसिक डाइज क्यों बोला, बेसिक डाई इसलिए बोला क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। डीएनए जो है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है ना। तो अगर हमको इसको स्टेन करना है तो हम इसको कैसे स्टेन कर सकते हैं, कोई अपोजिट चार्ज वाले के साथ, स्टेन के साथ हम इसको वो कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। तो अगर हम बेसिक डाई यूज़ करें जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा, तो सीधी बात है ये अच्छा कलर में स्टेन हो जाएगा, और मतलब अच्छे से स्टेन हो जाएगा और हमको अच्छे से दिखेगा। तो यही जरूरत, यही इसीलिए यहाँ पे बेसिक डाई यूज़ किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन किया था, फ्लेमिंग। तो दो नाम याद रखना न्यूक्लियस के साथ, कौन, पहला रॉबर्ट ब्राउन जिसको सबके सब याद रखते ही हैं, रॉबर्ट ब्राउन जो कि डिस्कवर्ड किया था। पर फ्लेमिंग क्या किया था, फ्लेमिंग क्या किया था, इसको बेसिक डाई के साथ स्टेन किया था, और उसके बाद क्रोमेटिन को डिस्कवर किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद क्या है, उसके बाद है द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, ये फिर सिंगुलर में बोलेंगे न्यूक्लियोलस। देखिए द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्पेक्युलर बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। क्या बोलना चाह रहा है, दो चीजें होती है, एक होता है इंटरफेस और एक मैं बात कर लेता हूं मेटाफेस का, ठीक है। तो जो इंटरफेस होता है, यहाँ इस समय जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, और यहाँ इस समय जो मेटाफेस होता है, इस समय जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड कर रहा होता है। तो न्यूक्लियस यहाँ पे दिखता ही नहीं है पहली बार मेटाफेस में। अगर न्यूक्लियस आपको देखना है तो आपको इंटरफेस में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इंटरफेस में जब आप न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखेगा, न्यूक्लियस के अंदर दिखेगा क्रोमेटिन, ठीक है। क्या दिखेगा,
क्रोमेटिन दिखेगा। जो डीएनए है ऐसे ऐसे जो ऐसे, वो एकदम से ऐसे ऐसे अरेंज है प्रोटीन के साथ, ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है। तो वो है हमारा क्रोमेटिन, ठीक है। और जब यहाँ मेटाफेज में आएगा तो मेटाफेज में आपको क्रोमेटिन नहीं दिखेगा, मेटाफेज में आपको दिखेगा क्रोमोसोम। क्या दिखेगा? जब भी हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ाई करना होता है तो हम मेटाफेज में पढ़ाई करते हैं, और जब भी हमको न्यूक्लियस, क्रोमेटिन ये सब देखना होता है तो हम इंटरफेस में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल उठा के आप देखेंगे तो उसमें आपको क्रोमोसोम दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। अगर सेल डिवाइड कर रहा होगा और वो मेटाफेज में होगा तभी जाके आपको क्रोमोसोम दिखेगा, और अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा होगा तो आपको न्यूक्लियस दिखेगा। अगर वो मेटाफेज में है तो न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, क्रोमेटिन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोलस क्या है, ये भी एक बात है। तो मान लीजिए ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो सेंटर है, ये सेंटर में है सेल, मतलब कि ये एनिमल सेल है। अगर ये प्लांट सेल होता, ऐसे प्लांट सेल होता, तो न्यूक्लियस कहाँ पे होता? तो न्यूक्लियस साइड में होता। क्यों? क्योंकि मेन जो जगह है वो तो वैक्यूल घेर लिया है, तो यहाँ पे पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है, पेरिफेरल न्यूक्लियस। ये किस में होता है? ये प्लांट सेल में होता है, ठीक है। और जो सेंटर में न्यूक्लियस किस में होता है? एनिमल सेल में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियोलस क्या है? तो न्यूक्लियोलस यहाँ पे साइड में है। अभी न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे। तो इस न्यूक्लियोलस में होता क्या है? इस न्यूक्लियोलस में होता है आरआरएनए का सिंथेसिस, आरआरएनए का सिंथेसिस, ठीक है। आरआरएनए का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? ये होता है न्यूक्लियोलस में, ठीक है। उसको न्यूक्लियोलाई बोल रहा है। न्यूक्लियोलाई मतलब क्या हो गया? मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मतलब एक एक, जैसे ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे, अगर ये एक है तो न्यूक्लियोलस, और अगर ये ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर बहुत सारे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिवली न्यूक्लियोलाई, ठीक है। जैसे हम इसमें न्यूक्लियस बोल रहे हैं, पर न्यूक्लियस को देखना बहुत जगह न्यूक्लियाई लिखा रहता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया बहुत सारे न्यूक्लियस, ठीक है। ये उसका प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और कुछ बात हो गया, और जो बात है उसको आगे करते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप which consist of two parallel membrane which with a space between 10 to 50 nanometer called the perinuclear space form a barrier between the material present inside the nucleus and that of cytoplasm. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosome on it. देखिए क्या बोल रहा है कि जो पहले तो बात है कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो डबल मेम्ब्रेन कैसे? ऐसे है, जैसे कि ये है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ऐसे ऐसे हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये पार्ट क्या है? ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच का ये वाला जो जगह है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस का जो जो विड्थ है, जो जगह जो उसका जो स्पेस का जो साइज है वो भी दिया गया है। कितना दिया गया है? 10 to 50 नैनोमीटर। कितना दिया गया है? 10 to 50 नैनोमीटर होता है पैरेलल स्पेस, ठीक है। तो इस बात, इसको बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इस बात का भी ध्यान रखना है। कितना है? 10 to 50 नैनोमीटर। ये वाला पार्ट क्या है? ये है हमारा न्यूक्लियर पोर। इसमें से चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जाती हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है? और जो बोल रहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आगे कंटिन्यू हो जाता है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसमें स्मूथ वाले में तो राइबोसोम नहीं चिपके होते, और जो रफ वाला होता है उसमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। इसको हम इससे पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को लगता है सारी बातें मैं क्लियर कर चुका हूँ, जैसे कि न्यूक्लियर पोर क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ से कि एट अ नंबर ऑफ places the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by fusion of its two membrane. These nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecules take place in both directions between the nucleus and cytoplasm. ठीक है, ध्यान रखना
कि जो मूवमेंट का डायरेक्शन है, जो हमारा न्यूक्लियर पोर है, मान लीजिए ये न्यूक्लियर पोर है ऐसे, ठीक है, इससे जो डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन है दोनों तरफ है, कुछ चीज़ें बाहर जाएंगी, कुछ चीज़ें अंदर आएंगी, ठीक है। Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are also frequently observed. Can you recollect names of organisms that have more than one nucleus per cell? Some mature cell even lack nucleus. Example: erythrocytes of many mammals and sieve tube of cells in vascular plant. ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या पहला बात है कि बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ई न्यूक्लिएटेड। ये जो है ई न्यूक्लिएटेड मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं है, किसमें है? वो है हमारा मैच्योर आरबीसी में। आरबीसी नहीं, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, मैच्योर आरबीसी में नहीं होता, ठीक है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। और किस में नहीं होता? ये होता है हमारा सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब कहाँ मिलता है हमको पढ़ने को? ये हमको मिलता है प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ प्लांट, इसमें मिलता है। सीव ट्यूब हम उसमें पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो अभी ध्यान रखना है कि मैच्योर आरबीसी और सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं मिलता है। कोई सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जैसे कि टेपेटम। टेपेटम कहाँ पे देखने को मिलता है? टेपेटम हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हैं, जहाँ पे जो हमारा जो एंथर होता है उसको जो नरिश करने वाले सेल्स होते हैं उसमें टेपेटम होते हैं, तो टेपेटम सेल उसको नरिश करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो टेपेटम होता है उसमें न्यूक्लियाई होता है, मतलब कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लियस, उसमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं एक से। और भी बहुत सारी जगह मिलता है, जैसे कि कोकोनट वाटर में मिलता है, जिसको हम सिंसेटियम बोलते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा नरिशमेंट करता है। ध्यान रखना, जहाँ पे भी नरिशमेंट टाइप का चीज़ आता है वहाँ पे टेपेटम आता है, ठीक है, सॉरी जहाँ पे नरिशमेंट टाइप का चीज़ आता है वहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ई न्यूक्लिएटेड ध्यान रखना है, और मल्टी न्यूक्लियस कहाँ पे होता है उसको भी ध्यान रखना है। जब न्यूक्लियस मतलब एक और न्यूक्लियाई मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा है? द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर के स्पेस को क्या है? उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। जैसे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर का पार्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है पहला चीज न्यूक्लियोलस, और क्या होता है? दूसरा होता है क्रोमेटिन। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure. न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, तो उसका जो कंटेंट है वो जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ रेस्ट ऑफ न्यूक्लियस जैसे कंटिन्यू होता है, क्योंकि कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस। ध्यान रखिएगा, क्या एक्टिव आरएनए सिंथेसिस कहाँ होता है? वो होता है हमारा न्यूक्लियोलस में, जो कि न्यूक्लियाई के अंदर होता है, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन कैसे बनता है? वो हमारा राइबोसोम में बनता है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ बनता है? वो हमारा राइबोसोम में बनता है। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा किसी सेल में, उतना ज़्यादा न्यूक्लियोलाई उसमें होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होना है तो ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होगा उस सेल में, उस न्यूक्लियस में, ठीक है। इसका भी नंबर डिफर कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। यू may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin, nucleoprotein fiber called chromatin. But during different stages of cell division, cells show structured chromosomes in a place of nucleus. Chromatin contain DNA and some basic protein called histones. इसको हम अच्छे डिटेल में जो वाला चैप्टर है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 में आता है 12th के, जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ, उस चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से कि हिस्टोन कैसा होता है, क्रोमोसोम कैसा होता है, क्रोमेटिन कैसा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ऊपर से देख लेते हैं। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटिंग among its 23 pairs chromosome. You will study the details of DNA packaging in form of chromosome in class 12th. कैसा होता है कि ये हमारा DNA है ऐसे, ठीक है, ऐसे DNA है, ऐसे DNA है ये। अभी DNA जो है इसका जो लेंथ है ये है हमारा करीब 2 मीटर।
2.2 मीटर ये इसका लेंथ होता है, ठीक है। अब इतने बड़े डीएनए को छोटे से सेल के अंदर, छोटे से सेल के भी छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इसको रखना है, तो कैसे रखेंगे? तो इसका अरेंजमेंट करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे ये प्रोटीन आ जाता है, इसके ऊपर हम लोग इसको बार बार ऐसे लपेटते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिंकर आ जाता है, फिर दूसरा प्रोटीन आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर उसको ऐसे ऐसे लपेटते हैं, और ऐसे लपेट लपेट के हम लोग पहले तो इसको यहाँ से लपेटते हैं, ऐसे लपेट लपेट के हम लोग इसको वो बना देते हैं, ठीक है, आपस में ऐसे क्रोमेटिन, जिसको आप क्रोमेटिन में तो टाइप के होते हैं, हेट्रो और यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो उस फिर उस क्रोमेटिन को हम लपेट लपेट के धीरे धीरे ऐसे वो बना लेते हैं, क्या, क्रोमोसोम ऐसे। और एक क्रोमोसोम होता है, ये हमारा हर समय विजिबल नहीं होता, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तभी विजिबल होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। वैसे ये वाला चैप्टर जो है क्लास 12 वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल इन मेटाफेज। मेटाफेज में ये विजिबल होता है, ध्यान रखिएगा। Essentially has a primary constriction or the centromere on the side which disc-shaped structure called kinetochores are present. Centromere holds two chromatids of a centrosome of a chromosome. Based on the position of centromere, the chromosome can be classified. अच्छा, देखिए जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा कैनेटोकोर है, कैनेटोकोर में हमारा जो स्पिंडल फाइबर होगा वो अटैच होगा, ठीक है। वो तो पार्ट है। यहाँ पे एक ऐसा जो पार्ट है जहाँ पे दोनों के दोनों क्रोमेटिड, ये जो है, पहले तो बात देखिए, पहले ये जो एक एक पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है क्रोमेटिड। क्या है ये है क्रोमेटिड, ठीक है। ये जो दोनों है आपस में, इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। एक को क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड, दोनों के दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर, ठीक है। और सेंट्रोमियर हमारा जो है फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन साइट है। क्या है, ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे सैटेलाइट टाइप के होते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे दिया नहीं है पर बता रहा हूँ, यहाँ पे है, ये हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन साइट मतलब क्या, जहाँ पे वो मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सेंट्रोमियर है वो हमारा फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन साइट हो गया, और जो ये सैटेलाइट डीएनए वाला पार्ट हो गया ये हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट हो गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और कैनेटोकोर क्या हो गया, वो जो स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के टाइम आएगा वो उससे मिलेगा, ठीक है। अब जो पार्ट है यहाँ पे कि जो इसका जो अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट, जो सेंट्रोमियर का, उसके अरेंजमेंट में भी तो अलग अलग प्रोटीन बन सकता है, अलग अलग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। देखिए अगर सेंट्रोमियर बीच में है, देखिए सेंट्रोमियर बीच में है, अच्छा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ध्यान देखिए सैटेलाइट और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए सेंट्रोमियर यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा और ऊपर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो एकदम ऊपर हो गया। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस बात को मिलता है, ये भी बोलते हैं टीलोमियर, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए, अब वो उसके इस सेंट्रोमियर के पोजीशन पे बात करेगा, क्या, the metacentric chromosome has middle centromere forming two equal arms of the chromosome. Submetacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm. In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to the end, forming one extremely short and one very long arm. Whereas telocentric chromosome has a terminal centromere. देखो ये क्या है, ये है हमारा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि जो हमारा सेंट्रोमियर है वो एकदम बीच में है, और जो क्रोमेटिड का जो साइज है, जो लेंथ है, वो सेम लेंथ है, किसमें, मेटासेंट्रिक में। क्यों, क्योंकि सेंट्रोमियर बीच में है। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से ध्यान दे देते हैं ना, यहाँ से जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा अपर साइड जाता जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अप हुआ, जो एक शॉर्ट आर्म हो गया, एक लॉन्ग आर्म हो गया, ये लॉन्ग आर्म हो गया, ठीक है। सेंट्रोमियर थोड़ा अप चला गया, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। सेंट्रोमियर और ऊपर चला गया, इसको नियर द टीलोमियर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो सेंट्रोमियर था सबसे ऊपर चला गया, और यहाँ से एकदम लॉन्ग आर्म बचा, ठीक है, शॉर्ट आर्म बहुत छोटा सा बचा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। क्यों, क्योंकि वो एकदम टीलोमियर के पास चला गया, तो इसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, ठीक है। ये सब जो है, जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, किसके बेसिस पे है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे है, ठीक है। तो क्रोमोसोम में इस बात को ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है,
Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary construction at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called satellite. ठीक है, यहाँ पे satellite DNA आ गया, ये थोड़ा अलग से पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि बाहर होते हैं, यहाँ यहीं पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, इतना ही बात है इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है जो कि है माइक्रोबॉडीज का। Many membrane bound minute vesicles called microbody that contain various enzymes are present in both plant and animal cell. किसमें होता है? प्लांट और एनिमल से दोनों में होता है। दूसरी बात होता है कि ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तीसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ ये होता क्यों है। माइक्रोबॉडी ये होता है जो हमारे सेल होते हैं, सेल में जो है हमारा कुछ ऐसे 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 मटेरियल बन जाते हैं जो कि हमारे सेल के लिए बहुत हार्मफुल होता है, बहुत टॉक्सिक होता है, तो उनको डाइजेस्ट करना होता है। जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है, ये हमारे सेल के लिए बहुत डेडली होता है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ माइक्रोबॉडीज होता है, जैसे परऑक्सीसोम और कुछ और एक होता है ग्लाइऑक्सीसोम, ठीक है। तो ये लोग जो है ऐसे एंजाइम, ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम कंटेंट करते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। परऑक्सीडेसेस ऐसे कुछ एंजाइम ये लोग कंटेंट करते हैं जिससे कि ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको उन लोग डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है, उसको नॉन टॉक्सिक बना पाए। तो ये होता है माइक्रोबॉडीज का यूज। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं और क्या एक स्पेसिफिक एंजाइम कवर करते हैं, मतलब बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम्स कवर करते हैं जो कि ऐसे टॉक्सिक चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोबॉडीज के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो सेल चैप्टर है खत्म होता है, हमने सारी चीज़ें कवर कर लिए लाइन टू लाइन वाइज, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस चीज़ को अब यहाँ पे कवर करता है। इसके पहले वाले जो भी वीडियो आप लोग नहीं देखे उसको जाके वीडियो देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे भी न्यूक्लियस और जो माइक्रोबॉडीज हैं जो हमारे जो अलग पार्ट है, जैसे कि ये न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन, सिलिया फ्लैजेला, एक्सोनिमी का स्ट्रक्चर था, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको डाउट हो, समझ नहीं आ रही होगा, आप उसको कमेंट करके डायरेक्ट में से पूछ सकते हैं। और बाकी जो भी पार्ट को कवर नहीं किए हैं उसकी वीडियो अवेलेबल है, जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं सेल को। अब इसके बाद हम लोग इसमें करेंगे हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में वो आ जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगा इसके बाद में वही वाला वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब उस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले वीडियो में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तब तक टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए प्लीज़ अच्छे से कर लेना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे सेल चैप्टर के, और उसके बाद हम लोग जो हमारा आगे का चैप्टर है हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी इसमें नीचे में दिया गया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और जो भी पार्ट इसमें से वीडियो को नहीं देखें, इसके जो पहले वाला पार्ट है, ठीक है, जो प्लास्टिड और जो सेल थ्योरी वाला पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल, उसको जाके कवर कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको पहले से वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए।